अच्छा बेटा, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मई जून 2023 वेरिएंट 22। हमारा वाला वेरिएंट है ईरानी। तो देखेंगे अब क्या होगा थर्सडे के बाद। चलो बेटा, इसका डेटा रिस्पॉन्स खोलें अपने पास लाजमी, और चीज़ों को गंदा करना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। और पेंसिल, आप लोगों के पास नोटबुक, पास पेपर, सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आओ। Is Nigeria being held back by its dependence on oil and gas? क्वेश्चन ये है कि क्या नाइजीरिया अपनी ऑयल और गैस की वजह से डिपेंडेंट हो चुका है दूसरों पे। तो यहाँ पे देखें जी, क्या कह रहा है। Nigeria has about half of West Africa's population with approximately 202 million people and one of the largest population of young people in the world. बेटा, इसके अंदर यंग पीपल बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लिंक करो तो आप ये भी देखेंगे कि यार इसके अंदर हाफ ऑफ वेस्ट अफ्रीका पॉपुलेशन है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यंग पीपल ज्यादा। With an abundance of natural resources, it is Africa's biggest oil exporter and has the largest natural gas reserves on the continent. बेटा कहता है कि यहाँ पर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और क्या कहते हैं, हम लोग बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर हैं and has the largest natural gas reserves on the continent. कहता है कि जी बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम लोग बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर हैं, हमारे पास नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है, पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा हमारे पास नेचुरल गैस, ठीक है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिसोर्सेज में काफी रिच है। रिच, रिच इन रिसोर्स, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है इनके पास। फिर कहता है Nigeria is highly vulnerable to the global economic disruption caused by COVID-19 pandemic, particularly due to steep decline in oil prices. बेटा अगर आप लोगों को रियलिटी भी याद हो तो किस तरह हमारे पास ऑयल बिकता था। ऑयल इस तरह बिकता था कि वो बैरल्स को उल्टा आपको पैसे देते थे कि भाई हमसे ऑयल ले जाओ। आप लोगों को याद होगा कि वो माइनस में प्राइस आना स्टार्ट हो गई थी। प्रोड्यूसर कंज्यूमर को पैसे दे रहा था कि भाईजान तेल ले जाओ आके। रीजन क्या था? क्योंकि उसकी जो क्या कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट है, या जो उसकी क्या कहते हैं जी सिक्योरिटी कॉस्ट है, उसको वेयर हाउस में रखने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, तो लोग उससे परेशान थे। Nationally, 40% of Nigerians live in poverty, while other 25% are vulnerable and could fall into poverty due to pandemic. तो कहने का मकसद ये है कि तकरीबन भी 65%, यानी कि 65% आपकी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के अंदर ही है। 40 तो आ चुके हैं, जबकि 25 जो हैं वो चांसेस है कभी भी गिर सकते हैं ड्यू टू पेंडेमिक। ऑयल अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ नाइजीरिया एक्सपोर्ट रेवेन्यू, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि नाइजीरिया जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। नाइजीरिया जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ऑयल पे कोई भी मेजर इफेक्ट आया तो नाइजीरिया की ऐसी तैसी हो जाएगी। अ डोमिनेंट पोजीशन दैट इट हैज ऑक्यूपाइड सिंस द 1970s. Many people believe that Nigeria needs to move further away from its dependence on oil and natural gas. तो बहुत लोग कहते हैं कि यार हमें ऑयल और नेचुरल गैस से हटना चाहिए। जो मैंने रीजन आपको बताया कि कभी भी अगर इनकी प्राइस ऊपर नीचे हुई तब इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। Initial attempts at diversification have produced limited gains as the policies have been aimed mainly at the domestic market and to create jobs and to improve living standards. तो कहता है कि भाई हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश की, उससे हमें फायदा हुआ लेकिन इतना सच नहीं हुआ। तो हुआ ये कि डोमेस्टिक मार्केट में हम लोगों ने जॉब्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत की थी, जो कि चलो किसी सूरत हो भी गई। There needs to be a focus on export-oriented manufacturing that should boost economic growth as it has done in the countries such as Malaysia and Indonesia. कहता है कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी कि नाइजीरिया का ये टारगेट है, ठीक है। ये नाइजीरिया का टारगेट है कि उन्हें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। आगे आओ। Based on the experience of these countries, more open trade and competition policies would help to diversify the economy.
कहते हैं कि आप ओपन ट्रेडिंग की तरफ जाएं और अच्छी कंपटीशन पॉलिसीज बनाएं ताकि आपको डाइवर्सिफाई हो जाए आपकी इकोनॉमी, स्पेशली एज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया ACFTA टेक्स इफेक्ट। आप लोगों को अगर याद हो तो ये कस्टम यूनियन ट्रेडिंग ब्लॉक के हिसाब से एक चीज बनी हुई है कि भाई हम लोग जो है वो फ्री ट्रेडिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं और हम लोग आपस में अफ्रीकन कंट्रीज में फ्री ट्रेड करना चाह रहे हैं। Nigeria needs to create at least 5 million new jobs each year to employ its growing population of young people। मतलब इतनी जवान यंग पीपल का मतलब क्या है कि इतनी हमारे पास टीनेजर्स या वो अवेलेबल हैं कि हमें सालाना 5 मिलियन नौकरियां क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि वो सब केटर हो सके। आगे आ जाओ। आगे आपके पास बेटा ये टेबल गिवन है, आपके पास की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्फ्लेशन रेट है, करंट अकाउंट बैलेंस, गवर्नमेंट बजट बैलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेटा अगर ये टेबल आपको गिवन है तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका कोई क्वेश्चन भी आएगा, 5 मार्क का 6 मार्क का कोई ना कोई क्वेश्चन लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये किस तरह सॉल्व करते हैं मैं बताऊंगा आपको। आगे क्या लिखा हुआ है, नाइजेरियाज इकोनॉमी एंटर्ड अ रिसेशन। बेटा बड़ा ही खतरनाक बात, नाइजेरियन इकोनॉमी एंटर्ड अ रिसेशन इन 2020 due to fall in crude oil prices because caused by falling global demand and measures to fight spread of COVID-19। बेटा आप खुद एक चीज को पीछे हमने पढ़ा कि हमारा मेजर एक्सपोर्ट और हमारा मेजर रेवेन्यू आता है ऑयल से। ऑयल की डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक होता है ऑयल क्योंकि रॉ मटेरियल है और वो रिसोर्सेज के लिए यूज होता है। तो बेटा इनइलास्टिक है, आपकी प्राइस ज्यादा से फॉल होगी, आपकी क्वांटिटी सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी और आपके रेवेन्यू में भी क्या इफेक्ट आएगा, फॉल होना स्टार्ट। ठीक है, आगे आओ। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी आ गया भाई, हर तरफ से चमाट पड़ रही है इनको। इन्फ्लेशन भी आ गया, इन्फ्लेशन रोज इन 2020 ड्यू मेनली टू हायर फूड प्राइसेस एंड रिमूवल ऑफ फ्यूल सब्सिडीज एंड एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली महंगी हो गई, फूड प्राइसेस बढ़ गई, सब्सिडीज रिमूव कर दी गई, ये रीजन की वजह से आपके मुल्क में इन्फ्लेशन आ रहा है। तो बेटा अगर मैं जनरल सी बात करूं तो ये मेजोरिटी केस लिंक करता है कॉस्ट पुश पे, मेजोरिटी लिंक कर रहा है कॉस्ट पुश पे। रीजन क्या है सर, भाई आप देखो सब्सिडीज को हटा दिया गया, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, तो मेजोरिटी केस तो आपका कॉस्ट पुश पे आया ना। और फूड प्राइस बढ़ रही है बट फूड प्राइस के पीछे रीजन कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग ये जज नहीं कर सकते कॉस्ट पुश है कि डिमांड साइड। आगे, द बजट डेफिसिट ऑल्सो वर्सन इन 2020। चल मेरा भाई, बजट डेफिसिट का भी बड़ा वर्क हो गया 2020 में, बिकॉज द कोविड-19 पेंडेमिक कॉज हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड लोअर टैक्स रेवेन्यू एडिंग टू द नेशनल डेट। कहता है कि जब हमारे पास कोविड आया तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई और हमारे पास टैक्स रेवेन्यू कम हो गया। बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एग्रीगेट डिमांड को कम करने की बात करते हैं यू गो फॉर बुलशिट। बुलशिट मानी बजट सरप्लस। बट जब भी आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होती है, यू गो फॉर बजट डेफिसिट, जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट का एम क्या था, गवर्नमेंट्स एम was to increase AD, ये एम था गवर्नमेंट का, समझे। बट जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट इस तरह की हरकतें करेगी तो नेशनल डेट बढ़ेगा लोगों से और इकोनॉमी से वो उधार भी तो लेगा ना। आगे क्या लिखा है मेरे भाई, नाइजीरियाज नेशनल डेट इज सस्टेनेबल एट 25% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 25% आपने डेट लिया हुआ है, बट इंटरेस्ट पेमेंट आर हाई अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कहता है कि आपकी इंटरेस्ट पेमेंट काफी ज्यादा है जिसकी वजह से 50% आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग के हिसाब से वो निकल जाता है। Nigeria's government could improve its finances by reforming domestic tax collection। कहता है कि हम लोग एक चीज को कर सकते हैं, वो क्या है कि हम लोग टैक्स कलेक्शन अपनी इंप्रूव करें जिससे हमारा जो खर्चा है वो ओवरऑल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉन ऑयल टैक्स रेवेन्यू इज इक्विवेलेंट टू 4% ऑफ जीडीपी। टैक्सेस अदर फ्रॉम टैक्सेस अपार्ट फ्रॉम ऑयल, वो टैक्स जो कि ऑयल से नहीं आता, वो कितना है, जीडीपी का 4%। An increase in the rate of recession, an increase in the rate of value added tax from 5% to 7.5% 2020 resulted in less revenue than forecast because of the recession। कहता है कि हम लोगों ने वैट को 5% से 7.5% कर दिया बट इट वाज नॉट हेल्पफुल क्योंकि मुल्क में क्या चल रहा है, रिसेशन। तो बेटा जब रिसेशन होगा तो स्पेंडिंग ही नहीं हो पाएगी, जब स्पेंडिंग ही नहीं हो पाएगी तो वैट किस तरह जो है वो करेंगे।
A wider tax base could help the budget, but this will require significant reform to reduce both tax evasion and a large informal economy. कहता है कि यार हमें बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी ताकि हम लोग टैक्स एवेजन से भी बच सकें और हम लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी से भी बच सकें। ठीक है, तो ये आपका पूरा केस था, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कह सकते हो। सही है, तो ये हमारा पूरा केस था। जो बेटा पूरा केस पढ़ने के बाद जो कुछ इस तरह दिखेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, गंदगी करने के बाद। अब इधर आओ, क्या कहता है भाई। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट बैलेंस इन नाइजीरिया इन 2016 विद द गवर्नमेंट बजट बैलेंस इन 2020। यहाँ पे आओ जी, आपके पास बेटा ये टेबल गिवन है। आपने 2016 और 2020 को कंपेयर करना है, तो बजट डेफिसिट को आपने देखना है बेटा। कितने मार्क का सवाल है? 2 मार्क का सवाल है। अब यहाँ पे आओ, किस तरह चलेगा ये। आपने बजट डेफिसिट को देखना है, ये रहा बजट बैलेंस आपका। अब देखो, 2016 में बजट डेफिसिट 3.9 नेगेटिव था, 2020 में वो हो गया 5.2 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा आपका जो डेफिसिट 3.9 का था वो डेफिसिट 5.2 पे चला गया है। आपका डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, आपका डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम -3.9 टू -5.2%। ठीक है, ये आपने बस स्टेटमेंट लिखनी है, आपको 2 मार्क दे देगा। सही, आ गया। Using PPC diagram, demonstrate the impact of the rising level of unemployment on the Nigerian economy. बेटा आपके पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो सिंपली आपने क्या करना है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है ये देखे जरा। मैं यहाँ पे पार्ट बी बना रहा हूँ, इधर गुड वाई आ गया, यहाँ पे मेरे पास गुड एक्स आ गया। पीपीसी ऐसे बनता है, ठीक है। ये मेरा है एक्चुअल, वो मेरा है पोटेंशियल, यानी कि मुल्क में मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट का गैप शो हो रहा है। अगर मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बेटा शिफ्ट नहीं आएगा, पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेरा एक्चुअल ऐसा पीछे की तरफ आपने एरो बना के दिखा देना है बस, कि एक्चुअल पीछे आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट का गैप बढ़ जाए। समझे बात, ये कहानी है। तो आपने यहाँ पर पीपीसी डायग्राम के हिसाब से जी उसको 2 मार्क गेन करवा। Consider the extent to which the removal of fuel subsidies in Nigeria would lead to an increase in inflation. कहता है कि यार जब फ्यूल सब्सिडीज को रिमूव करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन कैसे आएगा। तो बेटा सिंपल, मैंने आपको यहाँ पे बताया कौन सी इन्फ्लेशन आएगी, कॉस्ट पुश आएगी ना। आप जब फ्यूल सब्सिडीज को रिमूव करेंगे तो उससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम होगी दिस विल इंक्रीज योर प्राइस लेवल, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका बर्डन बढ़ जाएगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, आपकी सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। समझते हैं बात को, क्लियर है। अगर आंसर को और खूबसूरत बनाना है और प्यारा बनाना है तो आप लोग क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे यार इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिंस ऑयल इज inelastic in nature, since it is a raw material. If price level rises, if cost of production rises, the producer will have to bear that increased price level. As a result, his cost will rise, and once cost rises, this will shift supply curve leftwards. As a result, the price level in economy will rise, leading to inflation. ठीक, आ गया। 6 मार्क का है, 6 मार्क का है, दोनों 6 मार्क के। तो बेटा जब असेस का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने कंक्लूजन देना है, या आपके ऊपर फर्ज हो चुका है कि आपने कंक्लूजन के बारे में बात करनी है। ठीक है, अच्छा, इवैल्यूएशन वगैरह। Assess whether using supply side policy is the best way to diversify the Nigerian economy away from its dependence on oil and natural gas export. अब देखो हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे कि आपको कहीं पे लिखा हुआ था, ये रहा कि आपको हटना पड़ेगा अपनी डिपेंडेंस से, जो आपकी ऑयल और नेचुरल गैस की हो रही है ना, उससे आपको हटना पड़ेगा। तो वो ये कह रहा है कि यार क्या सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू हेल्प नाइजीरिया मूव अवे फ्रॉम दिस शिट। तो आप क्या बोलेंगे, आप लोग इसको बोलेंगे कि मेरे भाई देखो बात ये है कि जब सप्लाई साइड पॉलिसी की बात होती, पहले तो बताओ सप्लाई साइड पॉलिसी किस तरह आपको हेल्प करेगी। डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, LRAS बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ऐसा शिफ्ट करके दिखा दो कि सप्लाई आपकी राइट पर चली गई। ठीक है, ये अच्छी, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 6 मार्क है ना, इतना आपको डिटेल जरूरत नहीं है। बोले जी
Supply side policy, which means investment on education, on healthcare, on training of workers. So this will help workers to diversify their skills. ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। आपको बेटा जॉब्स क्रिएट करनी है ना अपने मुल्क में, और आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है बेटा। एप्लीकेशन बहुत जरूरी होती है डेटा रिस्पॉन्स में। तो आप उसको बोलेंगे यार आप जो है अपने उस पे खर्चा करो, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करो, आप अपने डिफरेंट ऑयल वगैरह से हटके, प्राइमरी से हटके सेकेंडरी या टर्शरी पे जाना स्टार्ट हो जाओ। अगर आपको प्राइमरी पे ही रहना है तो आप दूसरी फार्मिंग की तरफ चले जाएं, कोल माइनिंग की तरफ चले जाएं, वहां पर गवर्नमेंट आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने इसको बतानी है इस तरीके से। समझे बात को? ये आपने उसको बता दिया। यहाँ पे आ गए बेटा टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल, सही है। तो ये बातें आपने उसको ऐसे बता दी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपने उसको एनालाइज कर दिया है, प्रॉपर तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आप लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पर ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स क्या है? क्या सप्लाई साइड पॉलिसी इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लंबा टाइम लेती है, हैज अ हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द सेम मनी कुड हैव बीन इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, ये बात आप उसको बता सकते हो। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, फौरन से इम्पैक्ट नहीं लेके आती। तो ये चीजें आपके ड्रॉबैक्स लिखने। अच्छा, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की एज सच नीड नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये 6 मार्क, अगर तो ये 12 मार्क का होता तो आप ऑल्टरनेटिव पॉलिसी लिखते, बट 6 मार्क में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। तो कंक्लूजन आपकी मर्जी है। आप बोल सकते हैं कि यार सिंस देयर इज अ यंग फोर्स अवेलेबल इन नाइजीरिया, हाइपरइन्फ्लेशन वुड बी अवॉइडेड, ये बेटा आपका जो है बेनिफिट है। सर 6 मार्क क्वेश्चन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट बताएं, सुन लें किस तरह मार्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा आपके। 1 मार्क आपका होता है कंक्लूजन का। ठीक है, आपके 4 मार्क्स जो होते हैं, जो आपने लिखने होते हैं टू साइडेड जाके कि यार हमारे पास किस तरीके से अफेक्ट आ रहा होता है। सही है, इस तरीके से आपने उसको बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बताने होते हैं। और 1 मार्क आप एक तरीके से समझ लो इंट्रोडक्शन का है, जहाँ पे आपने उसको ये बात बताना है कि आप जब केस से बार बार लिंक कर रहे हो, एप्लीकेशन दे रहे हो, तो 1 मार्क उसका है। जनरली इस तरह डिवाइड हुआ होता है, समझे? तो वरना एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह 6 मार्क आपके डिवाइड हो जाए। तो बेटा ये आपका हो गया कंक्लूजन। अच्छा भाई, और भी कोई सवाल था? व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी इन दिस केस? बेटा वही ना, टाइम पीरियड, टाइम लगता है। आपके पास वैसे ही पैसा नहीं है, आप वैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग डेफिसिट में चल रहे हो, आप और कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? समझे? और आपको वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेम मनी कैन बी इन्वेस्टेड समवेयर एल्स। ठीक है दीबा? पार्ट ई। सर आपके पास कोई केस स्टडी के सैंपल आंसर नहीं है? सैंपल आंसर नहीं है बेटा, खुद लिखे। पार्ट ई, assess whether adjusting the collection of direct tax or indirect tax is likely to be more effective in increasing the tax revenue collected by Nigerian government। आसान लफ्जों में वो कहता है कि यार हमने जो ऊपर प्रॉब्लम पड़ी थी ना ये वाली, कहता है इसको खत्म करना है। टैक्स इवेशन, बेटा बार बार देखो क्वेश्चन ना पूछो। जब मैं कंक्लूजन बताया ना मैंने आपको, आपकी मर्जी है आपको जो ठीक लगे करने। ठीक है, जब मैं रुकता हूँ तब क्वेश्चन पूछा करें, बीच में मैं ना डिस्टर्ब हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ। जब मैं टाइम देता हूँ तब पूछा करें क्वेश्चन, टाइप करके रख लिया करो, एंटर मार दिया करो फौरन। सही है। Assess whether adjusting the collection of direct tax or indirect tax is likely to be more effective in increasing the tax revenue collected by Nigerian government। कहता डायरेक्ट टैक्सेस लगा दें या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ टैक्स इवेशन एंड इनफॉर्मल मार्केट। तो बेटा बड़ा ही कोई इजी सा बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डिफाइन करें। डायरेक्ट टैक्स के बेनिफिट ड्रॉबैक्स, इनडायरेक्ट के बेनिफिट ड्रॉबैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो आप लोगों को याद है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन मैंने बताया था, फेयरनेस, इक्वालिटी, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस के हिसाब से जो अमीर बंदा है ज्यादा टैक्स लो, गरीब से कम टैक्सेस लो। ठीक है, पैसा आपको मिलेगा। हाउ एवर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस। इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं भाई? इनडायरेक्ट टैक्स के बेनिफिट ये है, कैन नॉट बी अवॉइडेड, एवरीवन हैज टू पे। तो गवर्नमेंट कैन अर्न अ लॉट ऑफ टैक्स रेवेन्यू व्हिच कैन बी इन्वेस्टेड बैक इन द इकोनॉमी। However, rich and poor have to pay the same amount of tax on their consumption of goods and services। तो जब वो इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेंगे तो इससे बेटा गरीब को चमाट ज्यादा पड़ेगी, और गरीब के जो इन इक्वालिटी का गैप है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी द कंक्लूजन? बेटा कंक्लूजन, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये लिखता कि यार देखो दोनों ही बहुत नेसेसरी हैं। डायरेक्ट टैक्स फॉर अमीर पीपल, यानी कि टू इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस या प्रोग्रेसिव टैक्स ऑन रिच पीपल,
and also reducing indirect tax on necessity, whereas increasing indirect tax on luxury products, for example cars, for example air tickets and this and that. तो ये चीजें आपने इस तरीके से बतानी। क्लियर है सर? अभी रिसेशन की सिचुएशन नहीं नहीं है, तो रिस्क पर प्रोग्रेसिव और पूरे पे रिग्रेसिव। बेटा वही जो मैंने आपसे भी बात की कि आप अमीर पे प्रोग्रेसिव लगा दो, और जो रिग्रेसिव टैक्सेस हैं नेसेसिटी गुड्स पे कम कर दें, लग्जरी गुड्स पे बढ़ा दें। ये बात मैंने आपसे की। क्लियर है चीजें? यही बात है ना बेटा, ये स्टडी आपको दी ही इसलिए जाती है कि आप आंसर वहां से बताओ। और कोई क्वेश्चन?